हेलो एवरीवन, हमारे को आज सेक्शन 114 को पढ़ना है। सेक्शन 114 में किस चीज़ की बात की गई है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 114 पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड है, यानी कि कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेगी किस सेक्शन के अंदर, धारा 114 में, यानी सेक्शन 114 में। अब देखिए, अब यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। मे प्रिज्यूम मैंने आपको बताया था, मे प्रिज्यूम का मतलब क्या बताया था आपको, मे प्रिज्यूम बताया था ना कि ठीक है, कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता। अब वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर कोर्ट क्या करेगा, अपनी विवेकाधीन शक्ति का या ये कहें डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा। ये जो सेक्शन है ये उसी को डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए ही बात की गई है इसमें। अब देखिए बात किस चीज की है, यानी कि जिस प्रिजम्पशन की इसमें बात की गई है ना, आपको ये ध्यान रखना है, वो क्या है, रिबर्ट भी की जा सकती है। कैसे रिबर्ट करेंगे, उसके विपरीत साक्ष्य देके आप उसको रिबर्ट कर दीजिए, ठीक है। जो कोर्ट को इनेबल करती है किस चीज के लिए, इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए। कहाँ से इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए, फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब कहने का ये है कि कोर्ट अपनी विवेकाधीन शक्ति को, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को प्रिज्यूम नहीं करेगी, या प्रिज्यूम करेगी वो किसके ऊपर करेगी, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे उनके बिहाफ पे वो क्या करेगी, उन फैक्ट्स को प्रिज्यूम करेगी। नहीं भी कर सकती तो आप इसमें कोर्ट से वो बहस नहीं कर सकते, उसको जो ठीक लगेगा वो करेगी, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। अब वो कौन से तथ्य हैं, बेरेक की लैंग्वेज को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ये बात समझ में आ गई। मे प्रिज्यूम, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे लिखा है द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है, अंडरलाइन करें, एनी फैक्ट which it thinks likely to have happened, ठीक है, यानी जिनका घटित होना वो क्या कर सकेगा, प्रिज्यूम कर सकेगा कोर्ट। रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, किस चीज के लिए प्रिज्यूम कर सकेगा, किस बात की प्रिजम्पशन की गई है, जो कि कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स की बात है, ठीक है, यानी उससे रिलेटेड बात है, ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड हैं या पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो उन चीजों के बारे में कोर्ट में प्रिज्यूम इन दियर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केसेस। इन हिंदी, न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना, यानी जिसका घटना उन विशिष्ट मामलों के, उन पर्टिकुलर फैक्ट्स के जो भी हैं, ठीक है, किस संबंध में, जो कि कौन से वो पर्टिकुलर फैक्ट्स, जो कि नेचुरल इवेंट की बात की गई, ठीक है, मानवीय आचरण की बात की गई, क्योंकि मानवीय आचरण तो उसी को कहा जाएगा ना कि जिसमें इंसानी तो है ना, जो ये चीज समझ सकता है कि ये गलत है या ये सही है। तथा प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए, प्राइवेट और लोग यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों रखते हुए वह संभाव्य समझता है। देखिए इसकी हिंदी पढ़ने में तो बहुत वो है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कोर्ट इस चीज के लिए प्रिजम्पशन करेगी, ठीक है। अब इसमें इतनी बात लिखी है कि आप चाहें तो उसे रिबर्ट कर दीजिए। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन लिखी है, वो इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन ए को देखिए सर, उसमें क्या लिखा है कि देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि अगर कोई भी स्टॉलन गुड्स किसी पर्सन के पोजीशन में पाए जाते हैं तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा। सपोज आपके पास चोरी की कोई चीज पाई जाती है और घर वाले उस चीज को देख लें, वो 1 महीने पहले चोरी हुई थी या 2 दिन पहले ही हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन, अगर कोई भी पर्सन पाया जाता है किसके साथ, चोरी के स्टॉलन गुड्स के पोजीशन में, उसके पास मिलता है उसका कब्जा, ठीक है, और वो भी चोरी के तुरंत बाद, तब 2 तरह की प्रिजम्पशन इसमें रेज होगी। वो 2 तरह की प्रिजम्पशन कौन सी है, फर्स्ट, या तो वो चोर है, ठीक है, या फिर उसने ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है उसको रिसीव किया है। जैसे कि सुनार, आप जानते हैं ना जो चोरी के केस होते हैं उसमें क्या है कि सुनार को भी पकड़ लेते हैं ना, कहाँ पे उसने बेची चीजें, ठीक है, तो उसको पता था कि भाई ये तो चोर बेच रहा है, तो कहाँ से आई उसके पास, ठीक है।
अब ये दो तरह की प्रिजम्पशन कोर्ट रेज करेगी। अब जब तक कि वो पर्सन जिसके पास पोजीशन में वो चीज मिली है और वो उस बात के लिए डिटेल में बता ना दे, ठीक है, यानी कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर दे, कोर्ट को ये ना बता दे, ये एक्सप्लेन ना कर दे कि वो गुड्स यानी वो सामान चोरी का उसके पास आया कैसे। आप चोर नहीं है, चलो ठीक है हमने मान लिया, लेकिन आप साबित तो करो आपके पास ये चोरी का सामान कैसे आया। तो जब तक वो एक्सप्लेन नहीं कर देता, जब तक वो बता नहीं देता, कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर देता, तब तक कोर्ट ये प्रिजम्पशन लगाएगा कि जो सामान है, जो चोरी का सामान इसके पास से मिला है, कि या तो ये खुद चोर है और या ये इसको पता था, इसने फिर भी, जैसे कि वो सुनार है और उसने वो चोरी का सामान अपने पास रखा है, या तो वो बता दे, क्लियर बता दे ना, ठीक है। और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, अच्छे से डिटेल में सारी चीजें बता देता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस इलस्ट्रेशन के अंदर कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी और उसको एक्विट कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यानी उसको क्या कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल, जैसे आपके घर के पास किसी की कोई चीज चोरी हो गई, जैसे कि सपोज आपकी स्कूटी, ठीक है, 1 महीने पहले चोरी हुई थी आपकी स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल या कोई भी आपकी मूल्यवान वस्तु जो कि 1 महीने पहले चोरी हुई थी। 1 महीने बाद, ठीक है, अब 1 महीने बाद वो क्या मिलती है आपको, 4 घर छोड़ के किसी 5वें घर में मिलती है आपको, और आप उसको पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो मेरी है, और वो कहता है कि जी नहीं ये तो मेरी है, ठीक है। अब 1 महीने बाद वो उसकी यानी जो आपके पड़ोस में 5वां घर है उनकी पोजीशन से रिकवर होती है, यानी वहां पे वो पाई जाती है, और वो लोग ये कहते हैं कि जी नहीं देखो हम चोर नहीं हैं, हमने ये साइकिल, वो जो दुकान है वो साइकिल क्या, ये हमने ये जो मोटरसाइकिल है या ये जो स्कूटर है ये हमने क्या है उस दुकानदार से या फलानी जगह से खरीदा है, और वो उस रिसिप्ट को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लो, अब यहाँ पर जो आपके पड़ोस का 5वां मकान है वो इंटाइटल होगा किस चीज के लिए, दोष मुक्त होने के लिए, और कोर्ट उसको क्या कर देगी, दोष मुक्त कर देगी, ठीक है। और उस व्यक्ति के लिए कोई भी प्रिजम्पशन धारा 114 की इलस्ट्रेशन ए के तहत नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। और अब एक बात और समझ लीजिए, और अगर कोई पर्सन नहीं बता पाता कि जी ये जो सामान है ये मेरे पास कैसे आया, ये उसकी पोजीशन में कैसे आया, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट क्या करेगी, यही प्रिज्यूम करेगी कि ये गिल्टी है, ये दोषी है ये, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन में यही बताया गया है। अब बेरक में लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, दैट अ मैन हु is in a possession of a stolen goods soon after the theft, ठीक है, उसके चोरी के बाद तुरंत उसके पास से मिलते हैं, is either, अब क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, दो तरह की प्रिजम्पशन, is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, जानते हुए कि चोरी का, unless he can account for his possession, ठीक है। यही लिखा है इसमें जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब इसमें इलस्ट्रेशन बी की बात की गई है, लेकिन अब इलस्ट्रेशन बी को समझने से पहले अब 1-2 चीजों का और ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पोजीशन है ना वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी किसी एक कैंप से मिल जाए या कहीं किसी ऐसी जगह से मिल जाए जहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, और जैसे सपोज कहीं पार्टी चल रही है जहाँ पे आ रहे जा रहे लोग, बहुत भीड़ वाला वो हो गया, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उस कैंप में से वो चीज मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये असर्टेन करना मुश्किल हो रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी पोजीशन में वहां से मिल जाती है, तो यहाँ पर जस्टिफाई करना किसी को भी मुश्किल होगा। तो जब तक कि पूरी तरह से नहीं पता चलेगा कि भाई ये किसकी पोजीशन में थी, तब तक नो प्रिजम्पशन, किसके अंदर, इलस्ट्रेशन ए के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो डकैती के केसेस होते हैं, डिकॉटी, यानी उसमें भी क्या होगा, सेक्शन 114 की इलस्ट्रेशन ए के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे,
क्लियर। अब इलस्ट्रेशन बी को देखिए। इलस्ट्रेशन बी में क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन बी में अकॉम्प्लिस की बात की गई है, यानी सह अभियुक्त की बात की गई है। सह अभियुक्त क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, 3 तरह के होते हैं सह अभियुक्त। सह अभियुक्त यानी अकॉम्प्लिस, यानी कि सबसे पहला जो वो व्यक्ति है कि जो क्राइम को कमिट करने के लिए प्लान करता है, यानी तैयारी करता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे, हम उस ऑफेंस को कमिट करेंगे। दूसरा, वो पर्सन जिसने क्राइम को कमिट करने के लिए मेन रोल प्ले किया है, जिसको हम बोले एक्टिव रोल प्ले किया है। एंड थर्ड क्या है? थर्ड वो पर्सन जिसने की क्राइम कमिट होने के बाद क्या किया, जो ऑफेंडर है उसको भगाने में, छुपाने में, विटनेस को धमकाने में, एविडेंस को छुपाने में किसी भी तरह से असिस्ट किया है, यानी कोऑपरेट किया है। तो इन तीनों को ही क्या कहा जाएगा? अकॉम्प्लिस कहा जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, अकॉम्प्लिस कहीं भी एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है। मीन दैट कि जो गिल्टी एसोसिएट है इन क्राइम, उसको हम अकॉम्प्लिस कहते हैं। ये वो पर्सन होता है कि जो क्राइम करने वालों में से कोई एक होता है। अब मैंने आपको तीनों चीजें इसलिए बता दी है कि आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनमें से किसी भी एक को विटनेस के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अकॉम्प्लिस कहेंगे। अब ये जो सेक्शन है ना, ये क्या कह रहा है आपसे? ये सेक्शन ये कह रहा है कि जो अकॉम्प्लिस होते हैं ना, उनको क्या माना गया, यानी उनका जो एविडेंस है, जो वो विटनेस के रूप में क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है उसको अनवर्थी ऑफ क्रेडिट कहा गया है। अनवर्थी ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वो जो लोग हैं ना, वो विश्वास करने के योग्य नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको अनवर्दी ऑफ क्रेडिट कहा गया। यानी कुछ वो नहीं, इनका कुछ है नहीं, इनकी गवाही का भी, भले ही वो जो कुछ कह रहे हैं वो अपने साथी के अगेंस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट क्या है, इनके एविडेंस पे रिलाई नहीं कर सकती। कब तक नहीं रिलाई कर सकती? जब तक कि जो मटेरियल पर्टिकुलर्स होते हैं ना, यानी कि जो मटेरियल पर्टिकुलर्स के साथ, एविडेंस के साथ उनको कोरोबरेट नहीं किया जाता, जब तक, यानी कि कोरोबरेशन नहीं कर दिया जाता किस चीज को, कि जो वो बोल रहा है, जो उसकी टेस्टिमनी है, जो गवाही वो दे रहा है, ठीक है, वो उसको दूसरी चीजों के साथ कोरोबरेट करना बहुत जरूरी है, यानी उसकी टेस्टिमनी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा? तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकेगा कि जी जो ये कह रहा है उस बात का उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कोरोबरेशन जरूरी है, किसके साथ? और अदर मटेरियल एविडेंस के साथ। और अदर मटेरियल एविडेंस में आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू भी उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस चीज के साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो धारा 133 है आपकी, धारा 133 में तो बात की गई है कि भाई जो अकॉम्प्लिस है उसके बेस पे कन्विक्शन कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी अकॉम्प्लिस ने कहा, जो भी स्टेटमेंट उसने दी, धारा 133 के अंदर उस चीज को क्या किया गया है, उस चीज को सपोर्ट किया गया है, मान्यता, मतलब उसको ये कहा गया है कि हाँ ठीक है कि इसके बिहाफ पे भी कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन ये कोई ठीक नहीं है इस तरह से। इसमें आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिमनी को क्या है, टेस्टिमनी को और चीजों के साथ, यानी कि और अदर मटेरियल एविडेंस के साथ उसको कोरोबरेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सेक्शन 133 जो है उसमें तो जो एक बात है जी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है वो, बट जहाँ पे बात आ जाती है अकॉम्प्लिस के टेस्टिमनी की, तो उसको और अदर मटेरियल एविडेंस के साथ आप क्या करें, आप उसको साबित करें, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे इस चीज के लिए। इज इट क्लियर? इसमें यही बता रखा है इलस्ट्रेशन में। अभी 1 सेकंड के लिए हम इसकी बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ें, जिससे कि आपको क्या है, आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो बेरेक की लैंग्वेज पे ही होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अपनी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है।
अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी आपको क्या करना है, चीज़ों को क्लियर करके रखना है, क्योंकि हर स्टेट में कोई बेरक की लैंग्वेज नहीं पूछी जाती, लेकिन बेरक की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, वो मस्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो उनकी अपनी लैंग्वेज में नहीं आएगा, वो लैंग्वेज में आएगा बेरक की, यानी कि वो लॉ की लैंग्वेज में ही आएगा। तो चलिए इसकी इलस्ट्रेशन बी को रीड आउट करते हैं। एक ही लाइन लिखिए, देखो उसमें तो इसमें लिखा है दैट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट। ध्यान रखिएगा कि वो क्या है, अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इलस्ट्रेशन सी को देखिए। इलस्ट्रेशन सी में क्या लिखा है, सी में बात की गई है बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपका है उसमें जो धारा आपकी 118 है उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि जो 118 है ऑफ एनआई एक्ट, उसमें कोर्ट के सभी तरह के उसमें सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कोर्ट की प्रिजम्पशन के बारे में बात की गई है, यानी उससे रिलेटेड है वो, तो आप इसलिए उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बात ये लिखी है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके बारे में प्रिजम्पशन क्या दी गई है कि इसमें ये कहा गया है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी जो एक्सेप्ट किया गया है या फिर ये कहीं इंडोर्स किया गया है, तो वो किस लिए इंडोर्स किया गया है, वो गुड कंसिडरेशन के लिए इंडोर्स किया गया है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, अंडरलाइन करें, किस चीज के लिए, गुड कंसिडरेशन के लिए इंडोर्स किया गया है, ठीक है। बट ये प्रिजम्पशन लगाते टाइम कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट को और भी चीजों पर ध्यान देना होगा, यानी वो और भी चीजों को रिगार्ड करेगी। ऐसे नहीं है कि खाली वो इसी बात से सेटिस्फाई हो जाएगी कि गुड कंसिडरेशन के लिए ही किया गया है। यानी कि जो भी मैंने आपको बताया, जो भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशन है वो आपके एनआई एक्ट में अच्छे से डिफाइन की गई है। आप उसको एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 114 है, ठीक है, सेक्शन 114 जो है वो है नेचुरल नेचर का, यानी कि नेचुरल यानी कि एक जनरल नेचर का आपका सेक्शन है ये। लेकिन जो सेक्शन 118 है, ठीक है, यानी कि अभी तो जो हम बात कर रहे हैं आपसे उसमें ये हो रहा है कि मे प्रिज्यूम है। धारा 114 किस चीज की बात करें, मे प्रिज्यूम की बात करें। लेकिन इसकी इलस्ट्रेशन सी में जो आपको मैं रेफरेंस दे रही हूँ सेक्शन 118 का, इस सेक्शन 118 में तो कोर्ट बाउंड है सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट की प्रिजम्पशन लगाने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सेक्शन 114 में तो उसकी मर्जी रहेगी कि वो लगाए ना लगाए, लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो ना लगाए। लेकिन सेक्शन 118 में कोर्ट इज बाउंड किस चीज के लिए, इंस्ट्रूमेंट की प्रिजम्पशन लगाने के लिए। क्लियर। देखिए क्या लिखा है इसमें, सी में लिखा है दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और इंडोर्स वाज एक्सेप्टेड और इंडोर्स फॉर गुड कंसिडरेशन। क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको इसमें बता दी। अब इसका डी ये हो गया सी। हाँ, अब डी आता है आपका। अब डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है कि किसी भी, देखिए, दैट अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स which has been shown to be existence within a period shorter than that within such things or state of things usually cease to exist is still in existence। यानी कि किसी भी चीज की कॉन्टिन्यूटी की प्रिजम्पशन से रिलेटेड है। किसी भी चीज की कॉन्टिन्यूटी में अगर कॉन्टिन्यूटी है तो कोर्ट उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी। सिंपल सी इतनी बात की गई है इसमें कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन की पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी मिलती है और ये शो कर दिया जाता है कि ये शो हो जाता है कि हाँ भाई ये उसी की पोजीशन में है, तो कोर्ट यहाँ पर उसकी पोजीशन की कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रिजम्पशन लगा सकेगी इस इलस्ट्रेशन के अंदर। और वो तब तक इस चीज को करेगी जब तक कि उसका डिस्पोजिशन साबित ना हो जाए। यानी कि कोर्ट को तब तक ये करना पड़ेगा कि जब तक वो ये ना हो जाए कि जी नहीं ये मेरे पोजीशन में नहीं थी, डिस्पोजिशन साबित ना हो जाए, ये प्रूव ना हो जाए। ठीक है, इसमें यही बता रखा है कि कॉन्टिन्यूटी की प्रिजम्पशन तब तक लगाती रहेगी, या तो आप साबित कर दीजिए उस चीज को। ठीक है, देखिए कि ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है, कि वो अभी भी पोजीशन में है, जिसका उतनी कालावधि जितनों में से ऐसी चीज की दशाएं अस्तित्व शून्य हो जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया। ये तो बेरक की लैंग्वेज है,
मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, मैं वापस रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, 1 से 2 बार सुनने में कोई कहीं कंफ्यूजन ना रहे। कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और ये शो भी कर दिया जाता है, तो कोर्ट यहाँ पर उसकी पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉन्टिन्यूटी में रहने की प्रिजम्पशन लगाएगी कि ये इतने टाइम से इसकी प्रिजम्पशन में, इसी की पोजीशन में थी ये चीज, ठीक है। तो और वो भी तब तक जब तक कि डिस्पोजिशन को साबित ना कर दिया जाए, यानी प्रूव ना कर दिया जाए जी नहीं साहब मेरी पोजीशन में नहीं था ये, ठीक है। अब आता है आपका ई में क्या लिखा है। ई में बात की गई है जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट की, ठीक है। यानी कि जितने भी जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट किए जाते हैं तो उनके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम लगाएगा कि वो रेगुलरली परफॉर्म किए जाते हैं। क्या कहा मैंने कि ये प्रिज्यूम करेगा कि वो रेगुलरली परफॉर्म किए जाते हैं, और अगर इस बात को लेकर कि कोई क्वेश्चन उठ जाए या कोई इशू आ जाए, कोई ऐसा केस आ जाए कि जी नहीं वो रेगुलर नहीं थे, ठीक है, क्वेश्चन आता है और ये प्रूव कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं है, तो कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म किए गए थे, यानी कि जो जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट हैं वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या किए गए थे, परफॉर्म किए गए थे, तो उनके बारे में कोर्ट नहीं प्रिजम्पशन करेगी कि वो रेगुलरली परफॉर्म किए जाते थे। यानी कि अगर कोई आदमी ये कह दे जी इस बंदे ने ये काम जी किया ही नहीं जबकि इसको ये करना चाहिए था, जुडिशियल, चाहे वो जुडिशियल है या वो आपका जो बताया ना जुडिशियल एक्ट है आपका, ये ऑफिशियल एक्ट है। सपोज आप कहीं अपने उसमें बैठे हैं, अभी अपने कहीं जॉब में हैं और उसमें क्या था ना, आप रोज नहीं आते, आप कभी कभी मन आया तो ऑफिस में आ गए, काम कर लिया, और अब आपके ऊपर हो गया केस, कोई बात हो गई, तो अब ये शो भी कर दिया गया जी ये आदमी तो रोज आता ही नहीं, इसका तो है ही नहीं हिसाब किताब, तो कोर्ट यहाँ ये प्रिज्यूम नहीं लगाएगी कि आप आते होंगे, जबकि आपका तो आना ही क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप इस काम को करते ही नहीं थे, तो कोर्ट ये कैसे प्रिज्यूम कर लेगी कि आप करते थे, क्योंकि ये डिसाइड हो गया ना, ये शो हो गया, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं, बेरेक में लिखा है दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, ठीक है, इस चीज के बारे में प्रिजम्पशन होगी, लेकिन कब नहीं होगी इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एफ में क्या लिखा है एफ में ये लिखा है कि ये प्रिजम्पशन लगा, यहाँ एफ में जो बात की गई है प्रिजम्पशन की वो कमर्शियल, एक सेकेंड है ना, कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, अच्छा हाँ, यानी कि कहने का मतलब है ये प्रिजम्पशन लगा सकता है कोर्ट यहाँ पर कि जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना, यानी कि जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन को करते टाइम जो पार्टीज थे उन्होंने जो भी कुछ किया वो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में ही किया, ठीक है, यानी कि कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन अ पर्टिकुलर केसेस, कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में किया मीन देयर बाय कि जो भी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाने वाली प्रिजम्पशन होंगी, कोर्ट उन चीज के बारे में यही सोचेगा कि हाँ ये इन्होंने किया था, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस के ही उसमें हुई है, टाइम पर हुई है। इसको आप अच्छे से समझने के लिए सेक्शन 16 यानी धारा 16 को पढ़ें, जिसमें ये बताया गया है कि जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस की बात है वो कब रेलिवेंट है, ठीक है ना, उसी चीज में उस चीज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 16 के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका रेफरेंस आप लेकर के पढ़ेंगे ना किसी भी चीज को तो ज्यादा अच्छे से बात क्लियर होगी। अब आपका इसमें बेरक में भी लिखा है दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन अ पर्टिकुलर केसेस, ठीक है, कि पर्टिकुलर केसेस में कोर्ट यहाँ पर यही प्रिज्यूम करेगा कि जी हाँ ये काम जो है कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में ही किया होगा। अब आगे देखिए, आगे है जी में क्या है, जी में बात की गई है किस चीज की, कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, और उसको कोर्ट में क्या करना था, कोई एविडेंस लाना था और वो आदमी उस एविडेंस को नहीं लाया, उसको पता था उसको कोर्ट में पेश करना था और वो नहीं लाया, तो कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम करेगी जो वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो अपना बचाव कर रहा था, वो उसके अगेंस्ट चला जाता, वो इसलिए वो क्या नहीं किया, उस डॉक्यूमेंट को जो उसको पता था कि लाना है वो नहीं लाया क्योंकि वो उसके एडवर्स चला जाता, इसलिए उसने पेश नहीं किया, तो ये कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन लगा सकेगी क्योंकि वो नहीं लाया ना, इसलिए। बेरक में लिखा है दैट द एविडेंस व्हिच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल
टू द पर्सन विद होल्ड्स इट्स, यानी कि वो उसके फेवर के बाहर हो जाता, ठीक है, उसके फेवर में नहीं होती ना वो चीज, उसको जो करना था वो नहीं लाया, ठीक है, इसलिए उसने पेश नहीं किया। अब इसमें देखते हैं इलस्ट्रेशन एच को देखते हैं। यानी कि अगर एक बात बताओ, आपको पता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट पेश करना है, आप क्यों नहीं कर रहे, तो हम तो ये सोचेंगे कि वो आपके फेवर में नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं कर रहे आप। कोर्ट यहाँ पे यही प्रिज्यूम करेगा, इसीलिए कहा जाता है कई बार कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपकी एच है, एच जो बात कर रहा है रिफ्यूजल टू आंसर की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि वैसे तो लॉ से बाउंड नहीं है कि वो किसी बात का आंसर दे, और उससे कुछ पूछा जाता है और वो उस चीज के लिए मना कर देता है, तो कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम करेगी जो मना कर रहा है ना वो अपना बचाव कर रहा है, इसलिए वो उस चीज को मना कर रहा है, उसको वो बता नहीं रहा क्योंकि वो उसके फेवर में नहीं है, ठीक है। बट अगर एक्यूज पर्सन अपने डिफेंस को डिस्क्लोज करने के लिए रिफ्यूज करता है कमिटल प्रोसीडिंग में, तो उसके अगेंस्ट एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं किया जाएगा। अंडरलाइन करिएगा इस बात को, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है देखिए, दैट इफ अ मैन रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर, यानी कि वो लॉ के थ्रू कंपेल नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इस बात का जवाब दे बाय लॉ, the answer if given would be unfavorable to him, ठीक है, वो इसलिए नहीं दे रहा, और उसने पूछा भी वो नहीं दे रहा, वो इसलिए नहीं दे रहा कि उसके अगेंस्ट जाएगा ना, वो मना कर रहा है आंसर देने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पे यही प्रिज्यूम करेगी कि जो वो नहीं दे रहा वो इसलिए नहीं दे रहा आंसर भी किसी बात का कि वो उसके फेवर से बाहर हो जाएगी बात, इसलिए नहीं दे रहा। लेकिन एक्यूज पर्सन के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर डिफेंस को डिस्क्लोज करने के लिए करता है तो उसके लिए ऐसा नहीं माना जाएगा। अब लास्ट है आपकी, लास्ट है आई में क्या बात की है, आई में बात की गई कि अगर कोई ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने वाला कोई डॉक्यूमेंट है और ऑब्लिगेटर के पास है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज, यानी कि जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाला दस्तावेज बाध्यकारी के हाथ में यानी ऑब्लिगेटर के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है, यानी कि वो क्या हो चुका है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, डिस्चार्ज हो चुका है। When a document creating an obligation is in hands of the obligor, the obligation has been discharged. Clear? But the court shall also have regard to such facts as the following in considering whether such maxim do or not to apply to the particular facts before it. यानी कि किंतु न्यायालय ये विचार करने में किसी ऐसे सूत्र उसके समक्ष विशिष्ट मामले को लागू होंगे जो कि सारी बातें इनमें बताई गई, यानी कि जो निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का ध्यान रखेगा, जो कि इन बातों के बारे में ध्यान रखेगा इस चीज का। आपको सिर्फ इसमें सिंपली इतना याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने वाला जो डॉक्यूमेंट है ऑब्लिगेटर के पास है, तो कोर्ट यहाँ पे यही प्रिज्यूम करेगी कि जो ऑब्लिगेशन यही प्रिज्यूम करेगा कि द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज। क्लियर? आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा, बाकी का हम दूसरी वीडियो में कवर करते हैं।